अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ाना था। टॉपिक है वो एक्चुअली ईमेल होगा इसमें, जो कि ज़्यादा आपको ईमेल के ऊपर क्वेश्चंस आएँगे और इसके अलावा आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि इंटरनेट में क्या डिफ़रेंस होता है, ये आपको पता हो या आपको थोड़ा बहुत ये भी अंदाज़ा हो कि सोशल जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर किस तरह से लोग जो है कनेक्टेड हो सकते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, ये एक देखा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर सीए की बुक से पेपर बनाएँ और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का टॉपिक वो ले लें, तो फिर तो आपका कोई भी टॉपिक इसमें आप नहीं मिस कर सकते। दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए मैं आपको गाइड करती जाऊँगी और स्टिल हमने पहले भी इसको कर लिया हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और इसमें आप देखो कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि कौन-कौन से टॉपिक्स यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। उसमें हम बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है? उसको रिवाइज़ करते हैं और मुझे ये मालूम है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली जो मेल लोग होते हैं बॉयज़ हैं, वो ज़्यादा उनको इन चीज़ों की नो हाव होती है गर्ल्स की निस्बत यूजुअली। बिल्कुल ऐसे ही है, एक फैक्ट है ये कि अगर आप ये कहें कि ट्रैफ़िक सेंस जो है वो लड़कों में ज़्यादा होती है गर्ल्स की निस्बत, ये बात भी ठीक है। लेकिन किसी हद तक अगर आप देखें तो ख़वातीन ज़रा ड्राइव केयरफुली करती हैं और इसीलिए अगर किसी की कहते हैं ना गाड़ी सेल हो रही हो तो अगर कोई ख़ातून की गाड़ी हो तो पीपल यूजुअली प्रेफ़र कि वो वाली गाड़ी लें क्योंकि वो ज़्यादा मोहतात ड्राइव करती हैं। इट डिपेंड्स ऑल हाउ वुड यू टेक इट और इसके अलावा आपका जो ये जो सारे टॉपिक्स हैं यूजुअली आईटी की क्लास में हम करते हैं, ठीक है? तो एक टॉपिक छोटा-सा मैंने आपको रिवीजन में कराया था जिसमें मैंने आपको बोला कि आईटी और आईसीटी में क्या फ़र्क है, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर आईसीटी के हवाले से ही हम देखेंगे कि इसमें इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती हैं और अब ये हम कह ही नहीं सकते कि कोई कंपनी बगैर किसी अपनी सोशल वेबसाइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेज़ेंस ना रखे कोई भी कंपनी, तो आप समझें कि वो आगे निकल सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तो बल्कि आपको मालूम है कि वेबसाइट्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि बहुत सारे लोग जब से ये लॉकडाउन का स्पेशली हुआ है, आपने देखा है कि ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और ऐप्स हैं उनके जो हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें घर बैठ के मँगवाते हैं। और अगर आप उनसे पता करें, देखें कि क्या उनका कोई बहुत बड़ा आउटलेट है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे एक अपने स्टूडेंट में से एक सीए का स्टूडेंट था लड़का, तो मेरी उससे बात हुई तो ही वाज़ टेलिंग मी कि उसने अपनी एक वेबसाइट पे काम कर रहा है और ग्रोसरी का कुछ उनका है। लेकिन वो सारा ग्रोसरी की जो चीज़ें हैं, वो उसके अपने घर का एक पूरा पोर्शन उसका खाली है। उसपे उसने सारा चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है? और उसने 2 वर्कर्स रखे हुए हैं जो उनको करीबी जो भी लाके वहाँ डिलीवर कर देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब तो हो ही नहीं सकता कि आपकी अ, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेज़ेंस ना हो और यानी आप उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते। और इसी तरह आपको वेबसाइट्स के जो होस्ट होते हैं, वही आपका सारी वर्किंग करते हैं, जिस तरह आपके सर्च फ्रेंडली बनाते हैं, ताकि इज़िली आपको लोग जो हैं, यूज़र्स को सर्च करें और उनकी सर्च लिस्ट में टॉप पे आ जाती हैं चीज़ें। ये सारा जो है, वो आपके अच्छे जो यानी वेब होस्टिंग सर्विसेज़ हैं, उसके ऊपर ये होता है, ठीक है? तो हम आहिस्ता-आहिस्ता यानी ग्रेजुअली हम इसको देखते हैं। आपके टॉपिक यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी टॉपिक हैं कि इंटरनेट क्या है और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके अलावा सर्वर क्या होता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इंटरनेट होस्टिंग क्या चीज़ है और आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईएसपीज़ कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको घर बैठे आपको यानी इंटरनेट सर्विसेज़ आपको मिल जाती हैं और वेब होस्टिंग क्या है, इसके अलावा वेब ब्लॉग्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये देखेंगे और इसके अलावा ईमेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो ज़्यादा मुझे लग रहा है टॉपिक इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि
आपको कल क्वेश्चंस में आ गया था पॉडकास्टिंग, वो था डिस्कशन बोर्ड के हवाले से। डिस्कशन बोर्ड ऑनलाइन या पॉडकास्टिंग, ये हम पढ़ लेंगे इसमें, आप इसको बस अंडरस्टैंड कर लो। लेकिन ज़्यादा जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना ज़रूरी चीज़ें, कि मेन डेफिनिशंस आपको चीज़ों की आनी चाहिए। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा जो ब्लॉक है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को, या डब्ल्यू खाली वेब को लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कि इंटरनेट जो है डब्ल्यू है, ऐसा नहीं। जो डब्ल्यू है उसको भी इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं अभी कि ये इसमें क्या इसमें डिफरेंस है। इंटरनेट is the underlying global system of interconnected computer networks consisting of million of private, public, academic, business, government networks। यानी ये सारे नेटवर्क्स आपस में भी कनेक्टेड हैं, और दुनिया में कोई भी हम जैसे एक्सेस करना चाहें तो हम इनके साथ लोगों को कंप्यूटर्स के ऊपर हम जैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल नेटवर्किंग सिस्टम है जो कि डिपेंड करता है। अब ये जैसे कि आपकी जो साइट्स होती हैं, आप अगर उसको लोकेट करना चाहते हो तो आपको पता है कि प्राइवेट जो है या पब्लिक के है, आर्मी है, गवर्नमेंट है, इनके आगे आपको लिखा हुआ जैसे .gov आ जाए फॉर इंस्टेंस, या .com आ जाता है कमर्शियल से मुतल्लिक इसका। इसी तरह आपका जो edu एजुकेशन से आ जाता है, तो इस तरह भी आपको उसकी पता चल जाता है कि ये कौन सी वाली यानी है ये कंपनी या जो भी इसका ताल्लुक किस चीज से है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये लिखा है कि ये सारे नेटवर्क्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस या ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से आपके लिए होते हैं। आप उनकी एक यानी उससे जब आप कनेक्टेड होते हो तो दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ज़ाहिर बात है आपको इंटरनेट चाहिए। और इंटरनेट आपको किस शक्ल में मिलता है? आपको पता है कि ऑप्टिकल नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा वायर जो है आपका जो जैसे कनेक्शन आप लगाते हो अपने मॉडेम से एक अम, आप लगा लेते हो, एक्सटेंशन लगाकर अपने अंदर कंप्यूटर में सेट कर देते हो, मॉडेम से डायरेक्टली देते हो, जैसे लैन और वैन सिस्टम जिसे कहते हैं हम। तो वो सारा कुछ जो है वो उससे आपकी स्पीड और सारी जो है उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारे सिस्टम हैं, ये आप सबको वैसे ही पता है, आपके घर में लगे हुए इंटरनेट, चाहे आप क्लास से पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि कौन-सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, ये कुछ एप्लीकेशंस के नाम हैं, जैसे ईमेल एक एप्लीकेशन है, ठीक है? स्काइप एप्लीकेशन हो गई, और इसी तरह डब्ल्यू क्या है, वो एक एप्लीकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर करती है। आप उसे इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हो और वो आपको ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन, और वो जिस भी सर्वर से आप कनेक्टेड होते हो, वो सर्वर पे आकर आपके वो सर्वर जो है वो आपके एड्रेस को लोकेट कर लेता है, जिसे आप आईपी एड्रेस कहते हैं, और वहाँ पर वो आपके पेपर पेजेस जो हैं वहाँ पे आपको नज़र आते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर उसने एक मिसाल दी है कि जी आप समझ लें कि जितने भी ऐप्स हैं ना, एप्लीकेशंस हैं, वो एक इंटरनेट एक हाईवे है और एप्लीकेशंस उसके ऊपर जा रही हैं, समझें गाड़ियाँ उनकी शक्ल में, और लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे कोई ईमेल कर रहा है, कोई अपना डेट कोई चीज़ डाउनलोड करके कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, ठीक है? जो जैसे वर्ल्ड वाइड वेब पे है, वहाँ पर है, स्काइप पे है, और इस तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर लोग जो हैं वो उसको कर रहे हैं यूज़। और आपको ये भी पता है कि जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो अक्सर आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये भी आपको अच्छी तरह पता है। इसके बाद ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है एप्लीकेशन है जो इंटरनेट यूज़ करती है, ठीक है? एक ग्लोबल कलेक्शन ऑफ, ये इसकी डेफिनिशन है, इज़ अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज़, जिसमें आपकी वीडियो, ऑडियो सब कुछ इसके ऊपर आपको मिल जाता है। और मिलियन ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेस क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है सारा। वो कंप्यूटर पे बैठा है, कंप्यूटर आप वो क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर एक्चुअली दे आर सर्वर्स, ठीक है? और अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि वेब होस्टिंग जैसे सर्विस आप लेते हो तो किस तरह आप कनेक्टेड इनसे होते हो। और ये सारी डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस, हर चीज़ आगे लिखा है इंटर रिलेटेड होती है हाइपरलिंक्स के साथ। अब ये हाइपरलिंक्स क्या है? ये कोई भी एक इंडेक्स है, या कोई एक आप देखते हैं, यानी ये प्रोग्राम जब जिस प्रोग्राम से इसको लिखा जाता है, जैसे एचटीएमएल कहते हो, लैंग्वेज से जिससे लिखा जाता है, उस लैंग्वेज से आप ये चीज़ यानी उनको
उन वर्ड्स के ऊपर ये स्पेशल क्वालिटी समझ ले होगी या एक लाइन के ऊपर क्वालिटी होगी, जिसे आप क्लिक करोगे तो वो आपको एक नए जो है पेज तक ले जाएगा। तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं और आपको मालूम है अच्छी तरह कि हाइपरलिंक्स जो हैं वो क्लिक लेते हैं या उनका कलर चेंज होता है या बोल्ड हुए होते हैं, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी का विंडो से देखें, किसी विंडो से तो आपको एक नया सीन दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही हाइपरलिंक क्लिक करते हो, तो वो आपको एक नई पेज के ऊपर ले जाता है और जितने भी पेजेज़ जिन पे हाइपरलिंक्स बने हुए हैं, वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और अगर वो हाइपरलिंक नहीं बना हुआ उसके ऊपर, तो आप जितना मर्ज़ी सोचें, समझें कि आपको इसके बारे में मालूम करना है, या आपका वेबसाइट यानी वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है अगर आपका पेज, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? किसी के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर्सन इज़ नॉट अ नोन पर्सन, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए लिखा है कि आप डॉक्यूमेंट या इमेजेस को ब्राउज़र्स के ज़रिए आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है? और ब्राउज़र में नाम आते हैं आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा, एप्पल सफारी एंड गूगल क्रोम। अब आपने यहाँ पर क्या चीज़ फ़र्क देखी है, एप्लीकेशंस क्या हैं, ब्राउज़र्स क्या हैं, इंटरनेट क्या है। ये आपने 3 चीज़ों को डिफरेंटली आपने ये समझ लेना है, इसको कहीं नोट भी कर लो और दोबारा जब रीड करोगे तुम्हें समझ आ जाए कि एप्लीकेशन क्या होती है, ब्राउज़र्स क्या हैं और आपका जो है यानी इंटरनेट क्या चीज़ है। उसके बाद आपको एचटीएमएल याद बस रखना है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि पेजेस को क्रिएट करती है, डिज़ाइन करती है। इस लैंग्वेज के ज़रिए यानी सब कुछ यहाँ पे इसकी बाकायदा अ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के लिए लैंग्वेज है। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक फिज़िकल कंप्यूटर है, जो कि सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। अगर गेमिंग सर्वर है, तो गेम की आपको देगा सहूलत। अगर कोई आपका जो है वेब सर्वर है, तो आप उसकी आप डिफरेंट पेजेज़ और ये वो आप जो भी चाहते हैं, वो लोकेट होते हैं। इसी तरह आपके पास आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि आप ईमेल अगर किसी सर्वर पर है, तो वो आपको वहाँ से कनेक्ट होकर ईमेल आपके पेज पे आ जाती है, सिंक कर जाती है जिसे कहते हैं। तो ये सारे सर्वर हैं, प्रिंट सर्वर है, ठीक है? वो जैसे आपकी कंपनी में एक लगे होते हैं प्रिंट सर्वर जहाँ पे आप काम करोगे इंशाल्लाह ये यदि लोग कर रहे हैं, तो वो सारा के सारा जो होता है वो वायरलेस सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड होता है और जब आप किसी अपनी कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजते हो प्रिंट सर्वर को, तो वो वहाँ से प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होता है और वहाँ पे ऑलरेडी सारे पेज लगे होते हैं, तो आपका पेज प्रिंट निकल आता है, ठीक है? और आप किसी भी ऑफ़िस में ऊपर-नीचे किसी भी अ, यानी बैठे हुए हैं उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर फर्स्ट सेकंड और आपका सर्वर कहीं और है, आपका जो है क्या नाम है इसका प्रिंटर कहीं और है, तो सारे के सारे जो है उसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और वो ही आईपी एड्रेस की वजह से हर एक स्मार्ट आपका जो गैजेट है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे आपका फ़ोन है, चाहे आपका कंप्यूटर है, वो सारे के सारे जो हैं वो आईपी एड्रेस की वजह से कोई भी एक मशीन समझ लें दूसरी को लोकेट कर लेती है। ठीक हो गया? इस तरह आप इसको आपका हो जाता है कनेक्शन और इसी तरह यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं जी कि आप कौन-सा सॉफ्टवेयर जो है आप इस्तेमाल यानी करते ब्राउज़ करते हो और फिर आपके पीसी के ऊपर उससे कनेक्ट होने के बाद चीज़ें आपके पास डाउनलोड हो जाती हैं। इसके बाद है जी इंटरनेट होस्टिंग मैंने अभी आपको बताया है ये भी जैसे कि सर्वर जो है वो एक होस्टिंग सर्विस का देता है, आपको हेल्प करता है। इसमें ईमेल होस्टिंग करता है, मैं यहाँ से ईमेल करूँगी, तो यहाँ से मेरा जो मैसेज है वो सर्वर पर चला जाता है और वहाँ पर समझ लें कि दुनिया में कहीं भी वो जो सर्वर है मुझे कर रहा है यानी मुझे मेरी नीड्स को कैटर कर रहा है, मुझे सर्व कर रहा है। वहाँ पर समझ लें कि एक छोटी-सी छोटा बिट लाइक एक आपका बॉक्स है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके घर के बाहर अगर बॉक्स लगा हो, तो उसमें खत आ जाते हैं, इसी तरह वहाँ पर भी आपका ईमेल जाती है और जिसका ईमेल आपने भेजा होता है, उसको वहाँ से यानी उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वही बात सर्वर के थ्रू कंप्यूटर के सिस्टम्स के थ्रू, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी सिस्टम्स हैं आपके, उसके थ्रू ये सारी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है और जिसको आप आपने ईमेल भेजी है, उसके चली जाती है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जब हम ईमेल चली जाती है,
वहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसके जितने भी अपने गैजेट्स हैं, अगर स्मार्टफ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, उस जितनी भी चीज़ें हैं उसके पास, उस पर अगर उसने उसको किया हुआ है ऐप को डाउनलोड, तो वहाँ पर उसको वो आ जाती हैं। जैसे ईमेल है, आ जाएगी सब में। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि एक अगर किसी भी गैजेट से आप ईमेल को पढ़ लेते हो, तो फिर जब भी खोलोगे किसी भी और गैजेट पर, कंप्यूटर से खोलोगे, पहले तुमने टेलीफ़ोन अपने मोबाइल पे पढ़ ली है, तो वहाँ पर आपको रेड फ़ॉर्म में, यानी अ, जैसे होता है ना, मार्क्ड रेड होती है कि पढ़ ली है, वो उस फ़ॉर्म में नज़र आएगी। उसकी वजह क्या होती है? ज़ाहिर-सी बात है, क्लाउड, एक समझ लें क्लाउड है, और वहाँ से अगर चीज़ डिलीट कर दी, आपकी एक्सेस है वहाँ पर, तो वो फिर हर जगह से वो डिलीट हो, जहाँ जब से खोलोगे, जिस विंडो से यानी समझो खोलोगे, चाहे कंप्यूटर से खोलो या जिससे भी खोलो, तो आपको वहाँ से डिलीटेड ही मिलेगी। तो ये एक सिस्टम है। गेम, हम आप में से बहुत से लोग होंगे, स्पेशली बॉयज़ ज़्यादा खेलते हैं, फिर यही बात करूँगी, और गर्ल्स भी खैर खेलती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप गेम होस्टिंग होती है, और जो भी गेम सॉफ्टवेयर उनके पास होता है, वहाँ पे उनके सर्वर पर है, आप वही गेम्स ज़ाहिर है खेल सकोगे। और फिर दूसरा, आपको ये भी पता है कि कुछ फ्री होती हैं और कुछ आपने पेमेंट करनी है। जैसे सब्सक्राइब करते हैं लोग, उसकी पेमेंट करते हैं, तो फिर वो एक गेम जो है वो उनके पास यानी एक्सेस हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर है, ये जो फाइल होस्ट लिखा हुआ है, ये क्लाउड स्टोरेज है, कि आप जैसे ऑनलाइन स्टोरेज है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको भी गूगल ड्राइव के ऊपर सारे नोट्स पड़े हैं, तो आपको एक लिंक शेयर कर लिया, आपने उस लिंक से क्लिक किया, तो आपका उस स्टोरेज पे एक्सेस हो जाती है। इट्स द सेम थिंग। इसका फ़ायदा कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये होता है, इस बुक में लिखा है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप उसका क्लाउड स्टोरेज करते हो। उसका एक फ़ायदा तो ये है, ठीक है, कि आपको कहीं स्टोर नहीं करना पड़ा, आप कंप्यूटर पे नहीं रख रहे हो, जिससे कि कंप्यूटर की आपकी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और स्पीड स्लो हो जाएगी। और दूसरा ये होता है कि आपकी एक्सेस जो है, आप ग्लोबली कहीं भी दुनिया में चले जाओ, तो आप एक्सेस कर सकते हो। और अब आज के दौर में जैसे कि कंप्यूटर और सारा सिस्टम्स बहुत ज़्यादा यानी इन है, या बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, इसके बगैर आप सोच ही नहीं सकते कि आप कोई कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाते हो किसी बड़ी जगह पर, तो वहाँ पे अंडरस्टूड बात होती है कि वहाँ पर आपको ईमेल जो है, वो जो ऑनलाइन जो है आपको एक्सेस दी जाती है, कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप जो भी वहाँ पे दिखाना चाहें, आप उनको एक्सेस कर लेते हो। ये बहुत ही आसानी हो गई है, और आप में से कितने लोग हैं, आपको पता ही है कि हम अपना डेटा ऑन कर लेते हैं, तो हमारी एक्सेस होती है। कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम दूसरों को दिखा सकते हैं, भई ये देखो मैं खरीद लूँ, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ ये हो रहा है, आप सारा कुछ कर सकते हो। इसके बाद आ गया जी, आईपी एड्रेस क्या है? ये आपने याद रखना है कि हर डिवाइस जो आपका कनेक्टेड इंटरनेट से जैसे ही होता है, उसका एक आईपी एड्रेस क्रिएट हो जाता है। आईपी एड्रेस इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो उसकी पहचान आप ये करेंगे कि वो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, ये ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से। और 0 टू 255 तक के डिजिट्स जो हैं, उनके साथ के बीच में उसका यानी वो कहीं फ़ॉल करेंगे। एक नंबर यानी यहाँ पे 4 लिखे हुए ना, 125 डॉट, 148 डॉट, 224 डॉट और 60 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसी तरह कॉम्बिनेशन होंगे, कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है, पता है करते हैं? अगर मसलन मैंने पहले वाले पे 25 लिखा, वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, नहीं, नहीं, नहीं 125 होना चाहिए, ये 13 लिखा हुआ है। वो कहते हैं नहीं 2 वाला नहीं, भई 0 से लेके 255 कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसलिए यहाँ पर 3 डॉट्स लगे हैं और 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इस तरह पेपर में बच्चों को आता है कि वो बताते हैं कौन-सा आईपी एड्रेस गलत है। तो आप फ़ौरन पहचान कर लें कि 255 से ऊपर आ गया है, वो भी गलत है, ठीक है? और 0 तो ख़ैर 0 से लेकर आ रहा है, वो तो कोई मसला नहीं, बस 255 तक गलत हो जाता है। या डॉट्स लगे नहीं होते, डॉट एक ज़्यादा लगा होता है, जैसे 1.25 मैं लिख दूँ, वहाँ पर ये चीज़ जो है आती है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछा है आपने? ये उन्होंने अनीका पूछी, यही क्यों? उन्होंने इसको एक देखो, जब भी कोई प्रोग्राम या कोई चीज़ इंस्टॉल की जाती है ना, उसके अंदर आप एक सेटिंग करते हो ना, जैसे
कोई डिजिट्स के कुछ नंबर्स होते हैं, उसके साथ वो आप आते हैं। जैसे आप कहते हैं इसको हम मेगाबाइट क्यों कहते हैं, ठीक है, गीगाबाइट इतने की क्यों है, वो बन चुका है, एक फॉर्मूला बन चुका है। अगर आप मुझे कहते पाई पढ़ते रहो ना, बचपन में किसी क्लास में पढ़ा होगा 22/7 उसकी वैल्यू है। इस तरह आप वैल्यू एक सेट कर लेते हैं और उस पर ही आप आगे पीछे उसके जो है वो सिस्टम काम करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये 255 लिमिट है और 0 लिमिट है और 4 कॉम्बिनेशन है, 3 डॉट्स है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस से हम बहुत ही इजीली लोकेट कर सकते हैं किसने किससे बात की है, किसने कहाँ पे एक्सेस की है। और किसी वेबसाइट पे लोग चले जाते हैं, तभी तो मैंने पहले भी बताया था कि लोग जो है वो बताते हैं कि कौन से कंट्री के लोग ज्यादा कौन सी वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, वो इसी तरह ही पता चलता है आपको, क्योंकि आप लोकेट हो जाते हो ना। तो ये बात समझ में आ गई आपकी। उसके बाद है, और आपको ये भी पता है ना कि सिस्टम, देखो एक छोटी सी मैं आपको मिसाल अब दे देती हूँ। अब ये राज्यसभा आप लोगों को पता है ना कि पूरे पाकिस्तान का ये ब्लैकआउट हो गया था और लोग डर भी गए थे, पता है ना आपको कि क्या है इसके पीछे कहानी, ऐसा क्यों था। और लोगों को तो जरा भी वो कहते हैं ना खौफ नहीं होता। क्या क्या इंस्टाग्राम और इधर उधर से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी पहले दफा ब्लैकआउट पता नहीं कौन से वाले ईयर में हुआ था, तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो इसी तरह अभी ऐसा कुछ होने लगा है। तो इस तरह की बातें जो है वो बहुत ज्यादा, तो आप ये देखिए कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कि आप इतने क्लोज कनेक्टेड होते हो और आपको फौरन ही खबर जो है वो हर तरफ फैल जाती है। जी, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट को एक्सेस देगी, यहाँ पे लिखा है। इसके बहुत से तरीके लिखे हैं, जिसमें प्लग्ड इन केबल लिखी हैं, जिसमें कॉपर या फाइबर ऑप्टिक्स हैं, वाईफाई सिग्नल्स हैं, या फिर मोबाइल टेलीफोन सिग्नल्स हैं। इनके जरिए आप जो है कंप्यूटर यानी आपकी इंटरनेट पे एक्सेस आ जाती है, ठीक है। और उसके लिए आप ऑब्वियसली जहाँ से भी आप ये कनेक्शन लेते हो, आप उसकी फी वो चार्ज करते हैं, आप ले लेते हैं। और ये सर्विस जो है फ्री नहीं होती अनलेस अंटिल, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि कुछ जगह पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको एक्सेस दे दी जाती है। मसलन एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको फ्री मिल जाता है, और कुछ मॉल्स में मिल जाता है, कुछ हॉस्पिटल्स में भी होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस तरह कॉफी शॉप्स वगैरह। तो यहाँ पर आपको जैसे लोग बैठ के एंजॉय करते हैं खाना पीना भी, तो उनको इंटरनेट फ्री मिल जाता है। तो इस तरह अदरवाइज सारी बात है, आप जो यूज कर रहे होते हो अपने घरों में, ऑफिसेस में, यू पे फॉर दैट। इसके बाद यहाँ पर वेब साइट होस्टिंग आ गई कि आपने आपने ये, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको जरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा ये है कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनवाते हैं वो डोमेन नेम से आइडेंटिफाई होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है sony.com, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट जगहों से एक्सेस करते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पर उसके डोमेन नेम जो है अकॉर्डिंग टू एरिया होते हैं। जैसे sony.com.pk आ जाए तो दैट्स पाकिस्तान, ठीक है? तो इस तरह और मज़ीद उनके डोमेन नेम होते हैं, जिससे कि ज़्यादा ट्रैफ़िक को वो क्या करते हैं, ट्रैफ़िक से मुराद है लोगों का एक्सेस करना। और यहाँ पर कुछ उन्होंने वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं, ये बस इतने याद कर लो जो लिखे हुए, अपाची, ओएसएक्स सर्वर एंड विंडोज सर्वर, ये आपने इनके नाम याद कर लेने, ठीक है। और जो चीजें इससे ज्यादा डिटेल में अगर जिनको खुद आती हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन और मजीद आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन एनफ जो इस किताब में लिखा है। ये भी अगर आप चाहो तो पढ़ लो, वरना ये छोड़ दो। ये एक कंपनी है, किनसे, उनके वेब होस्ट कौन है जिनसे उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, और वो किन से आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, ये उसका एक जिक्र है। अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये इस्लामाबाद बेस्ड एक कंपनी, एक लाहौर बेस्ड कंपनीज है। तो ये आप देख लो कि भाई कौन उनके वेब होस्ट, क्योंकि अभी वेब होस्टिंग की पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये भी आप एक दफा नोट, कुछ नहीं इसमें खास बात है, रीड करना चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। बैंडविड्थ आपको पता होनी चाहिए। बैंडविड्थ की डेफिनेशन, द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन and measures how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time। यानी
कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, उतनी ही उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। आपको मैंने याद होगा जब मैंने स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ऐसे ही उसने मिसाल दी हुई इंटरनेट के ऊपर किसी जगह पे कि एक पाइप है जिसके अंदर से आप ग्रेन सैंड्स के ग्रेन्स जो हैं वो आप पास करते हो। तो वो जब गुजरेंगे अगर तो वो नैरो होगी पाइप, उसके अंदर से अटक-अटक के गुजरेंगे, और अगर वो पाइप खुला होगा तो वो ईज़िली गुजर सकेगा। तो जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी ज़ाहिर है स्पीड ज़्यादा है, उसका ट्रांसफर डेटा जो है रेट वो ज़्यादा है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये चीज़, हाँ जी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बताना ये चाह रहा है कि मुझे किसी को वेब होस्ट सिलेक्ट करना है। यानी मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी है और मैंने किसी वेब होस्ट कंपनी को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि वेब होस्टिंग सर्विस जो होती है, जैसे कि कुछ लोग अपनी ही उनका डेटा सेंटर है और वो उसके अंदर अपनी ही उनके सर्वर हैं, वो सारा कुछ सिस्टम खुद ही उनका है, सब कुछ देते हैं, दे आर है वेब होस्ट। लेकिन आजकल ज़्यादा जो ट्रेंड हो गया है, वो रीसेलर्स का है। रीसेलर्स व्हाट दे डू, वो बाहर किसी कंट्री के किसी बड़े वेब होस्ट से आप अपना कनेक्शन लेते हो, जैसे सर्वर जो है वो आपने डेडिकेट करवाया हुआ है, आपके आपके पास है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हो और अपने क्लाइंट्स अलग बना लेते हो, ठीक है? ये चीज़ अभी हम जाके पढ़ते हैं। यहाँ पर ये है कि मैंने जिस भी वेब होस्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसकी मार्केट में मुझे वैल्यू कैसे पता चलेगी? उसके लिए वो सर्च करेगा और देखेगा, और सबसे पहले वो देखेगा कि इसकी अप टाइम परसेंटेज क्या है? इसका ऑपोजिट है डाउन टाइम परसेंटेज। अब आप इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अप टाइम परसेंटेज का मतलब है कि पूरे साल में कोई जो वेबसाइट है, वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल थी। और यहाँ पर फिर वही बात है कि इसको जब मेजर करते हैं हम, ये कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जवाब जो है नाइन्स में आता है, ठीक है? आप ऑफ़न इसको नाइन्स में करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देती हूँ, और ये मैंने आपको शायद फ़ॉर्मूला पहले पढ़ाया भी था। इसका तरीका ये है कि आपने अप टाइम परसेंटेज को या डाउन टाइम परसेंटेज, जैसे डाउन टाइम मीन नहीं अवेलेबल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप यूँ कहें कि मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँ और वो कहे सॉरी वेबसाइट नॉट अवेलेबल, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ अक्सर आ जाता है। होता ये है कि आप, और अगर कोई बड़ी कंपनी की जब जाते हो तो वहाँ कभी ऐसा नहीं होता। आपको हर वक़्त मिलती है वो। वो हर वक़्त मिलना वो दैट इज़ अप टाइम परसेंटेज, और कहीं ना मिलना दैट्स कॉल्ड डाउन टाइम परसेंटेज। अब उसको मेज़र कैसे किया जाता है? आप उसको अगर मिनट्स में मेज़र कर रहे हो, आपने कहा जी एक वेबसाइट जो थी वो आपको अ, तकरीबन जैसे 5 मिनट्स के लिए नहीं मिली, या एक जो है वो आपको साल में 9 आवर्स नहीं मिली। ये 2 मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आवर्स को आसान है वो पहले कर लेते हैं। आपने 1 दिन के आवर्स 24 निकाले, 24 को आपने मल्टीप्लाई किया साल से 365, ठीक हो गया? ये टोटल आवर्स निकल आए। और जितने आवर्स वो डाउन थी, जैसे कि आपने कहा जी 9 आवर्स डाउन थी, आपने माइनस किया टोटल आवर्स में से, अब उसकी परसेंटेज निकालोगे तो आपका ये जवाब निकल आएगा, जो सेकंड जवाब है 99.9। और अगर आप उसको मिनट्स पे करोगे, तो आप मिनट्स पे क्या करोगे? अब 24 आवर्स को मल्टीप्लाई कैसे करे हो आपने 60 से, तो जब 60 में से कुछ मिनट्स आप निकालोगे साल में से, तो जो अवेलेबिलिटी डिवाइडेड बाय अनअवेलेबिलिटी, सॉरी, निकाल कर जो टोटल अवेलेबिलिटी थी वो, और डिवाइडेड बाय जो कि साल में होनी चाहिए थी, और उसको आप परसेंटेज निकालोगे तो ये ऊपर वाला आंसर निकल आएगा सेकंड पैराग्राफ का 99.999। ये करके देख सकते, ठीक है? मेरे ख्याल है मुझे आपको मेरा फॉर्मूला समझ आ गया। तो यानी इतने फॉर्मूला आपको कोई नहीं पेपर में आना। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अप टाइम परसेंटेज चेक की जाती है कि कोई वेब होस्ट कितना एक्टिव है, जिसके सर्वर और ये वो कभी डाउन नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो वो आपको सर्विस जो है देता है, और आपके जो कस्टमर हैं वो एक्सेस करते हैं, आपका चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, सारी ई-कॉमर्स वहाँ पे हो रही है, तो आपको दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एनी वेबसाइट। दूसरा हम स्टोरेज स्पेस चेक करते हैं, वो कितना हमें स्टोरेज स्पेस देता है, और यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही आम है कि जो नॉर्मली वेब होस्ट हैं, वो 650 गीगाबाइट्स जो हैं
एज अ बेसिक पैकेज आपको देते हैं। अजान के बाद बताती हूँ। जी, तो ये जो गीगाबाइट्स और मेगाबाइट्स, आई थिंक ये आप में से अगर किसी को पता है तो ठीक है, वरना ये भी आपको इस पे कोई ये थोड़ा एक फॉर्मूला आपको बताएँगे कि वो किसके बराबर होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अ, 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1 मिलियन बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, ठीक है? 1 मिलियन बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जो ए 1 गीगाबाइट है, वो 1000 मेगाबाइट्स के बराबर होती है। ठीक हो गया ना? और इसी तरह एक सिस्टम्स हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम्स हैं, और 1024 यानी 1024 मेगाबाइट्स जो है, वो बाइनरी सिस्टम जैसे है, उसमें आप उसको करते हो, फिर जाकर इस तरह से सिस्टम्स आपके बनते हैं और आपको पता चल जाता है कि कितनी स्टोरेज है, कितनी स्पेस है इसके अंदर और कितनी आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये हमें जितनी स्टोरेज स्पेस देता है, वो हमें बताता है, और उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि पता चल जाता है कि हमारा जो वेबसाइट है, उस पर हम कितना डेटा रख सकते हैं। जैसे कोई अ, गारमेंट्स का है, तो वो अपने सारे डिज़ाइन रखना चाहेगा, उसके ऊपर शायद कोई अपनी वीडियो भी रखना चाहेगा ऐड की, तो इस तरह की, और इसके अलावा वो अपनी अ, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी करना चाहेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पेस चाहिए उसको, ठीक है? तो कौन से वाला वेब होस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा पैकेज स्पेस का देता है, वो मुझे देखना है। फिर ई-कॉमर्स एक अलग से भी देख सकते हो कि ई-कॉमर्स जो है, वो असल में स्वीट ऑफ टूल्स, यानी क्या टूल्स हैं पेमेंट की। पेमेंट के टूल्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको देखेगा से आप जो है आपको कार्ड पे पेमेंट करने देगा, आपका उसमें नंबर डालेंगे आप, और उससे आपके पैसे जो है कट जाएँगे, और वहाँ से जिसका कार्ड है बैंक का, तो इस तरह, और आपको जब बैंक से सारी आप ऑनलाइन कर रहे होते हो, तो आपको अपने फ़ोन पे मैसेज आ जाता है फ़ौरन ही कि आपके इतने पैसे जो हैं वो डिडक्शन हुई है, आपने फलाँ पेमेंट की है। तो इस तरह से ये ई-कॉमर्स कितनी ज़्यादा आपको चाहिए, और ये बताया गया है कि जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी-छोटी वेबसाइट्स हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ा बिज़नेस है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सारा कुछ चाहिए, जिसमें शॉपिंग कार्ट चाहिए, और इवन आप पढ़ेंगे एक और चीज़ है एसएसएल, जिसे सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। वो हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी क्या होती है? उसमें वही होता है कि मैं अगर अपना कार्ड का नंबर अगर डाल रही हूँ, तो पहले वो क्या होगा? पहले वो कोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो डिकोड होगा, जब वो इन्फॉर्मेशन आगे चली जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? कि कोई हैकर्स, स्पैमर्स उसको नहीं चुरा सकते इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, समझ गई बात को? ख़ैर, करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं, पूरी-पूरी वेबसाइट उड़ा के ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ डोमेन्स। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ डोमेन जितने ज़्यादा लोगे, उतने ही एक तो आपकी ट्रैफ़िक हो जाएगी हर इलाके की, और दूसरा ये कि अगर कोई इतने ज़्यादा आपके पास, यानी आप उसपे करते हैं कि अगर कोई स्पेलिंग मिसस्पेल भी हो जाता है, तो उसको भी वो करेक्ट करके आपका डोमेन नेम सही लिखकर आपको वहाँ पे एक्सेस करने देता है। और ये देखिए, मैंने आपको बता दिया था sony.com.pk, ये गूगल की मिसाल दी हुई है। अगर google.com लिखते हो तो यूएस वर्ज़न है, अगर पीके है तो पाकिस्तान, इस तरह इंडिया, यूके, हांगकांग वगैरह-वगैरह, इनकी उतनी ही डोमेन नेम्स हैं। क्यों?
ताकि अपने ही लोकल लोग वहाँ पे ट्रैफिक इकट्ठी ना हो जाए सारी, और वो फिर इस तरह आप वो चीज़ें जो डाउनलोड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, एक्सेस नहीं आपकी हो सकेगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपके बहुत सारी एक जगह पे इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे हेल्प डेस्क बने हुए हैं, यानी कोई 6-7 डेस्क पे लोग बैठे हैं। आप देखते हैं कि एक बंदा बिज़ी है तो आप दूसरे के पास चले जाते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप खुद ही कनेक्ट हो जाते हो उनके साथ, जो कि जहाँ स्पेस होती है। इसके बाद टेक्निकल सपोर्ट देखते हैं कि क्या हमें टेक्निकल सपोर्ट ये देंगे या नहीं देंगे। उसमें फिर वही बात है, टेक्निकल सपोर्ट से आपका इंटरनेट जो है वो आपको कनेक्शन मिलता रहेगा, कि बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी, जिसमें यहाँ लिखा है 24/7 आगे 365, यानी इसका मतलब ये है कि 24/7 आपकी शॉप खुली है, आपको इंटरनेट यानी आपको मिल रहा है वहाँ पे, और आपको सारी सपोर्ट है, जिससे आप अपनी कंपनी के वेबसाइट्स वगैरह चला सकते हो और अपने लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। बैंडविड्थ की वही जो मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखा जाता है किसी वेब होस्ट को, कि वो कितनी फाइल स्टोरेज या कितने नंबर ऑफ ईमेल्स अकाउंट एकोमोडेट कर सकता है हमारी कंपनी के लोगों की, ये भी देखा जाता है। क्योंकि आप इंट्रानेट के ज़रिए भी आप कनेक्टेड हो जाते हो ना, ठीक है? कितनी स्पेस दे सकता है वो आपको, कंपनी के अगर आप जैसे होता है ना, जैसे आप अगर आईसीएमए में से काम कर रहे हो, तो फिर आपकी ईमेल आईडी में कहीं .icma.edu.pk आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपकी जो वेब होस्ट है, वो आपको स्पेस दे रहा है, ठीक है? ये देखना होता है, और ये प्रोफ़ेशनल आपकी जो है कैटेगरी, उसमें आपको चाहिए। अब वेब होस्टिंग जब हम लेते हैं, तो एक वेब होस्टिंग है फ्री, जो आप अभी भी अपना कंप्यूटर खोलें, फ्री वेबसाइट बनानी है, वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देगा, आप बना लोगे, ठीक है? और डिफरेंट आपको प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप बना सकते हो। लेकिन जब फ्री बनाओगे, और जब फ्री बनाई और जिस भी सर्वर पर आपकी वेबसाइट अब पड़ी होगी, वो आपको फ्री में थोड़ा देगा। वो क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट है, आपका वेब पेज है, वेब पेज जो पहला पेज होता है ना, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं या होम पेज कहते हैं, ठीक है? उस पर आपको पॉपअप्स, फ्रेम, स्क्रिप्ट्स, यानी जो चीज़ फ्री है, तो उस पर आपकी उनकी एड्स चलेगी, कमर्शियल, और उससे फिर वो पैसे कमाते हैं। लेकिन आपने ज़ीरो कॉस्ट लगाई है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर, उसकी बैंडविड्थ, उसकी स्पेस लो होगी। वो थोड़ी होगी कि आपका एक बिज़नेस इतना बड़ा है और आप जो मर्ज़ी करना चाहें। और फिर बहुत ही वल्नरेबल होती है, यानी हैक हो सकती है बहुत ईज़िली आपकी वेबसाइट, आपने फ्री किसी जगह पे बनाई हुई है। दूसरा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। बस इतना याद रखिए कि एक सर्वर है जिस पर स्पेस, जैसे अभी हमने देखा ना कितनी गीगाबाइट स्पेस चाहिए आपको। एक स्पेस है, वो आपने जैसे लिखा है ना 200 जीबी सर्वर है, उसमें आपको 10 जीबी स्पेस आपको मिल गई। 10 जीबी किसी और को मिली हुई है, वो फिर 10 जीबी किसी और को मिली हुई है। तो वो स्पेस जो है वो लिमिटेड है आपके पास, जिस पर बैंडविड्थ या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस का क्या मतलब है? आपके पास पासवर्ड या आपके पास आपको दे दी जाती है एक्सेस, आप वो नंबर डालते हो, आप उस सर्वर पर जाकर अपनी वेबसाइट पर एक्सेस करके चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? वो कहता है कि ऐसी सूरत-हाल में स्टैंडर्ड जहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब है शेयर्ड, आप शेयर्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ऐसी ज़्यादा जो है ना नहीं शो कर सकेंगे अपनी अ, प्राइवेसी, या इतना ज़्यादा आपकी वो नहीं शो कर सकोगे कमांड उसके ऊपर, ठीक है? कंट्रोल अपना। तो इसलिए वो ही उस आपको मैनेज करके देते हैं ज़्यादातर। हाँ, अगर आपने लेनी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, या आपकी बैंडविड्थ यानी ट्रांसफर रेट डेटा जो है वो ज़्यादा लेना है आपने, या कोई सिस्टम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा लेना है, बस इतना ही याद रखिए जिनको नहीं भी आता, या समझ लें कि आपको जो सहूलतें वहाँ पे चाहिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वरना स्टैंडर्ड जो है उसमें एक नॉर्मल सा आपको, जैसे बिल्कुल ऐसे ही आज आप केएफसी ऑर्डर करो, तो उसमें एक डील लगी हुई है, तो उसमें वही चीज़ें आएँगी ना, ठीक है? लेकिन अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ और लेना चाहते हो, आप चीज़ ऐड करना चाहते हो, या आप उसका डबल टॉपिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है? तो ये आपको बता रहा है। फिर एक वेब होस्टिंग स्टाइल होता है, वेब होस्टिंग सर्विस मिलती है जिसे हम कहते हैं, एक हमने फ्री देखी, एक हमने स्टैंडर्ड देखी, अब ये है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब पता है क्या होता है?
कि पूरा सर्वर आपके नाम पर है, पूरा सर्वर आपका है। आप लेकिन उसका मालिक कौन है? वेब होस्ट, वही कंपनी जो आपको वेबसाइट बना के दे रही है, वो मालिक है। तो डेडिकेटेड में लेकिन आपके नाम है, उस पर शेयरिंग नहीं है। इतनी स्पेस है, सारा कुछ आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने रूट एक्सेस लेनी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस लेनी है तो आप ले लो। उसके लिए भी आप वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है ना? तो आप लेकिन जो स्टैंडर्ड वाली है या आपकी फ्री वाली है, वो कोई भी जो अगर एक वेबसाइट यानी हैक होती है, जिस पे आप शेयरिंग कर रहे हो, तो आपका सारा सर्वर जो है वो उस पे आपकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है और उस पे असर आएगा और आप अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है? तो डेडिकेटेड में ऐसा नहीं है, वो आप ही की है, लेकिन वो आप उसके मालिक नहीं हैं। कोलोकेशन क्या चीज़ है? कोलोकेशन एक ऐसी वेब वेब होस्ट सर्विस है, जिसमें आप वेबसाइट तो बनवाते हो अपने वेब होस्ट से, लेकिन वो जो सर्वर है यानी कंप्यूटर है वो आपका है। आप एक दफ़ा खरीद कर चुके हो उसे। उसका सिर्फ ये फ़ायदा होता है, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मॉडेम आप घर में लगवाते हो, अगर आपके घरों में लगे हुए हैं, तो मॉडेम जो है वो कहता है कि नहीं मैं आपको ये मॉडेम रख रहा हूँ, इसकी जो आपको वो इंटरनेट की सर्विस देता है ना, पैसे लेता है आपसे इंटरनेट कनेक्शन के, साथ-साथ वो मॉडेम का किराया लेगा आपसे, ठीक है? वो आपसे किराया लेता है मॉडेम का। अब क्या है कि आप चाहते हैं कि जी इसकी पेमेंट अगर मैं कर दूँ, ये मॉडेम मेरा हो जाए, तो वो कहता है हाँ, आप इतने पैसे दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। कोलोकेशन में आप एक सर्वर आपका है, ठीक है? आप उसके मालिक हैं, अब आपने उसकी मंथली पेमेंट नहीं करनी। हाँ, अगर करनी है किस चीज़ की, से आपने अब आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आप अपना सर्वर उसके डेटा सेंटर में रखते हो। आपको मैंने उस वक़्त भी कहा था कि कोई इंटरनेट पे उठाकर देखिए डेटा सेंटर कैसे होते हैं या गूगल डेटा सेंटर देख लो, पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक छोटी-सी आपको लगता है कि जैसे टेप रिकॉर्ड की तरह की चीज़ होती है, लेकिन वो असल में एक सर्वर होता है पूरा। तो आप कहता है कि आपका जो सर्वर है, वो कहाँ पड़ा होगा? उसके डेटा सेंटर में। उसके डेटा सेंटर में जो हर तरह की उसकी मेंटेनेंस, यहाँ तक कि उसको ठंडा रखना, उस जगह को, इक्विपमेंट्स को ठंडा रखना, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है और वो उसके आपको चार्ज करते हैं। हाँ, उसमें मर्ज़ी है आपकी, आप उसमें यानी हाँ, इसमें 1-2 चीज़ें और भी आपने याद रखनी है। जो भी वेबसाइट होती है, अगर आप उसे मैनेज्ड कहते हो, मैनेज्ड यहाँ लिखा हुआ है ऐसा आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मैनेज्ड, अनमैनेज्ड। मैनेज्ड का मतलब है कि जो वेब होस्ट कंपनी है, जो आपकी वेबसाइट बना के देती है, वो इसको क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है? और अनमैनेज्ड का मतलब है वो मैनेज नहीं करती, वो आपको अनमैनेज्ड मिलती है, वो आप मैनेज करते हो। आप क्यों मैनेज करना चाहते हो? ताकि आप पैसे बचा लेते हो, क्योंकि आपका अपना आईटी डिपार्टमेंट है और सेकंडली आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करना चाहते हो वेबसाइट पर, पूरी आपकी होल्ड होती है और वो वहाँ पर आपको बाकी आपका सर्वर वहाँ पे रखते हैं और जो भी कोई प्रोग्रामिंग और चेंजेस करनी होती हैं, वो आपकी करके देती हैं। तो कोलोकेशन में आप उसके हो गए मालिक। ई-कॉमर्स एक टर्म है, यानी इसका मतलब है कि जो वेबसाइट है, होस्ट है, वो आपको ई-कॉमर्स फैसिलिटी देता है, जिसपे आप क्या करते हो, वेब होस्टिंग, इसमें एसएसएल अभी मैंने आपको बताया, सारी सेलिंग और बाइंग आपको देते हैं वहाँ पे। ये एक बहुत ही कह लें प्रोटेक्टेड किस्म की आपको एक सर्विस मिलती है। उसके बाद यहाँ पे रीसेलर, वो मैंने आपको पहले बता दिया, आप होलसेलर की तरह होते हो। कोई भी पर हम में से शुरू कर सकता है, लेकिन जिसको इंटरनेट सारा कनेक्शन सब आता है हमें काम, लेकिन हमारे पास कोई डेटा सेंटर नहीं है, हमारे पास कोई सर्वर नहीं है। हम किसी का जो है कंपनी के वेबसाइट जो हैं वेबसाइट होस्ट हैं, उनसे वो स्पेस लेते हैं और आगे हम सेल कर देते हैं। तो आगे जो हो सकता है हम सारा प्रोग्राम खुद बना के देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो सर्वर वगैरह हमारा जो है नहीं है, हम उनके सर्वर पर सारा काम करके देते हैं, तो उसे रीसेलर कहते हैं। क्लस्टर्ड होस्टिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ही पॉपुलर कंपनीज़ है, पॉपुलर साइट्स हैं, वो अपने एक जो पूरा मटेरियल वेबसाइट पे जो कुछ भी आपको मिलता है, एक वेबसाइट खोलें आपको क्या-क्या नहीं मिलता, उसका रेप्लिका दूसरे सर्वर पर पड़ा होता है, तो उसे क्लस्टर्ड कहते हैं। और उसका फ़ायदा भी यही होता है कि आपको जो विज़िटर होते हैं वेबसाइट के, उनको आसानी से वहाँ पे आराम से खरीद करना है उन्होंने और उनको वो सारी सहूलतें जैसे कहते हैं ना एक एक क्लिक करो तो कितनी देर हो जाती है, एक तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही, भई मैंने तो एक शर्ट खरीदनी थी, कितनी देर लग रही है, डाउनलोड नहीं हो रही या एकदम
डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये चीज़ नहीं होती, क्लस्टर्ड में उसका रेप्लिका होता है। उसके बाद है फाइल एंड इमेज क्या है, ये वेब होस्टिंग में क्या है, ये असल में आपको फाइल या इमेज स्टोरेज ऑनलाइन आपको देती है। ये बिल्कुल वही बात है, सर्वर पर आपकी वेबसाइट नहीं है, बल्कि क्या है, आप फाइल स्टोरेज वहाँ पे करते हो, आपका बहुत डेटा है, आप वहाँ पे स्टोर करवा रहे हो। ठीक हो गया? इसके बाद है वेबलॉग। अब वेबलॉग और वेबसाइट में क्या फ़र्क है? आप यूँ समझ लें, वेबलॉग वेबसाइट का छोटा वर्ज़न है। और वेब ब्लॉग और वेबसाइट में क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं वेबसाइट पर? वेबसाइट जो होती है, उसमें एक तो ये है कि डेटा भी ज़्यादा है, हर वेब ब्लॉग में भी हो सकता है। लेकिन जो ब्लॉग्स होते हैं ना, वो ज़्यादा डायनामिक होते हैं। आप उसमें वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। आप अपने कस्टमर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, नई कोई चीज़ आई है उसको वहाँ पे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, लोग आपसे बात चैट कर सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है, वो ज़्यादा स्टैटिक होती है। ठीक है? और बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ वेब ब्लॉग्स हैं। वेबसाइट के अंदर ही उनके ब्लॉग्स भी चल रहे हैं, जिससे वो अपने अ, लोगों के साथ भी बातचीत करते रहते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिखाती हूँ। आज हमारे नेबर्स में ना लोगों को बहुत शौक हो रहा है म्यूज़िक का। अभी शुक्र है थोड़ा-सा कम था, सुबह तो बहुत ही, मैंने तो समझा कोई यहाँ प्रोग्राम करने लगे हैं कि कोई म्यूज़िकल होता है ना, ग्रुप को बुलाते हैं। लेकिन शुक्र है कि इस वक़्त थोड़ा-सा हल्का कर दिया। और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बताती हूँ। ये हमारे रूम की जो विंडो है, दैट्स द लास्ट वन, जो साथ वालों के बिल्कुल साथ मिलती है। तो बैक साइड पर ना इनके एक सर्वेंट क्वार्टर है, तो वहाँ पर मुलाज़िम जो होता है रखे हुए हैं उन्होंने। जब घर वाले लोग नहीं होते, तो वो नूर जहाँ के गाने लगाता है और उसी वक़्त पता चल जाता है कि इसके घर वाले नहीं हैं और इतनी ऊँची आवाज़ में वो नूर जहाँ के गाने सुन रहा होता है। लेकिन आज अंग्रेज़ी वग़ैरह लगे हैं, इसका मतलब है घर में वही लोग हैं। अच्छा जी, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर? हमने पॉइंट देखा था ये वाला कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हमारी होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है और ईज़ी भी है। 24/7 कनेक्टेड रहते हो, बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, और इसमें आपको नए इंटरेस्ट और आइडियाज़ मिलते हैं, ऑडियंस के साथ आप इंटरैक्ट भी होते हो। और इसके बाद ये है कि आपको अ, यानी मैसेज जो है बहुत जल्दी आप क्विकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू पास कर देते हो। बहुत सारे लोगों को, जैसे कल आपको बता रही हूँ ना कि लोग पागल हो रहे थे मैसेजेस कर के, डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ इधर-उधर फैला रहे थे कि भई क्यों लाइट चली गई है। उसके बाद है जी, वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गई है। हमारा इस कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। आपकी दुनिया भर में कहीं भी कस्टमर हो, आप देखिए लोग कैसे पॉपुलर हो जाते हैं। वो बस अपना शो, अब तो ख़ैर मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ कि या यूट्यूब पे देखो जाकर लोगों ने जो अपने प्रोग्राम्स वग़ैरह डाले होते हैं, मैं मुझे समझ नहीं आती। गाँव के लोग भी इतने स्मार्ट हो गए हुए हैं कि क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। ये खाना पका के पेश कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिस्टम्स बता रहे हैं। तो ये हमने देखा है और आपको क्विक फीडबैक मिलता है इसका। लेकिन डिसएडवांटेज में है, सोशल डिप्रेशन बढ़ गया है, लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, फिजिकल कनेक्शन आपके नहीं है, और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गई है जो कंप्यूटर जनरेटेड है, जिसकी वजह से आपको क्या है, वो कहते हैं ना, सुकून की कमी हो गई है। और इसके बाद ये है कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो फ़ास्ट हो जाती है, लोगों के अंदर के बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको ग्रिप नहीं कर सकते। यानी इतनी इंफॉर्मेशन है कि सब कुछ मुझे नहीं पता हो सकती, ठीक है? और इसके अलावा फिर एक प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा खर्चा होता है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जब आपने कोई सिस्टम सारा कंप्यूटराइज़ करना हो, और उसके बाद उसका सब्सीक्वेंट खर्चा भी होता रहता है, यानी जब आप उसकी मेंटेनेंस करते रहते हो, ठीक है? और उसके बाद ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ डेटा जो है रिकवर नहीं हो सकता, जब वो अ, जो है अगर आपका कहीं सिस्टम में फ़ॉल्ट आ जाए, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम है, और एक और ये भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपको ये मैंने कल वाली जो था नोट्स उसमें पढ़ाया था। इसके बाद ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिसमें आपको सबको पता है ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आपके जो है फेसबुक है, सबसे टॉप पर, ठीक है? और ये जो पूरी दुनिया में लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं इसके ज़रिए।
आपको एक कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड आपने बना ली है, ये लिखा हुआ है। इसके साइट्स में ये जो भी बातें लिखी हैं आपको पहले से आती हैं, कि जो भी इसके फीचर है कि जो भी आपको डेटा मिलता है, वो आपको या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आप देते हो या कोई मैसेज करते हो, वो हमेशा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता है। तो ठीक है? हर नया जो है वो टॉप पर चला जाता है और पुराना नीचे चलता जाता है, ठीक है? और अगर आप चाहो तो कुछ में लिखा है कि आप पिन कर सकते हो उसको, यानी आप पोस्ट को ऐसे पिन पोस्ट होती है, उसको कर सकते हैं जो एडमिन होता है उस ग्रुप का, उससे आपको वो इन्फॉर्मेशन वो मिलती रहती है, ठीक है? और इसके बाद है आप हर बंदे की अपनी आइडेंटिटी है इसके अंदर, आपका एक वेब एड्रेस है, ठीक है? आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं जिससे लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदा है। जिस तरह के लिंक्डइन के ऊपर लोगों ने अपना ये रखा होता है सीवी वगैरह, तो आप एक्सेसिबल होते हो और कंपनीज़ अब इवन आपको सर्च करके वहाँ से जॉब के लिए ढूँढ लेती है, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को एक वक़्त में आप ईमेल भेज सकते हो, जो कि खत के ज़रिए जाना कितना मुश्किल होता है और इतना आसान हो गया है कि आप चीज़ों को जो है वो अपडेट भी करते रहते हो और मैसेजेस भेजते रहते हो। प्रैक्टिकल यूज़ इसका है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हो, अपडेट करते हो स्टेटस, फेसबुक वगैरह लोगों के साथ इन टच रहते हो और ये भी फ़ायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ोन कॉल बाज़-औक़ात आपने करनी हो, तो उसपे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका या मिलना हो, तो आप जैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है आप इन टच भी रहते हैं और इसके अलावा लोग जब अपनी सहूलत के मुताबिक उसको देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। बिज़नेस जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि इनको एक ह्यूमन फेस मिल गया है बिज़नेस को। बिज़नेस को ह्यूमन फेस इस तरह मिल गया है कि आप लोगों के साथ क्या करते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन है शेयर कर लेते हो और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लिखा है ना कि कुछ ऐसी यानी आपको सहूलत मिली हुई है, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ऑल द टाइम आपके मैसेजेस के आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है? और आपको आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपने कोई क्वेरी है, आपने कुछ पूछा हुआ है, तो आपको वो आंसर कर रहे होते हैं और वैसे भी ये जैसे ना ट्विटर, ये तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा इवन हमारे पॉलिटिक्स हैं, वो भी प प पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि कोई भी मैसेज या कोई भी चीज़ आपने पब्लिक करनी हो, आप इसको इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर लेते हो। इसके बाद बिज़नेस टू बिज़नेस नेटवर्किंग आपकी है, बिज़नेस टू बिज़नेस आप कनेक्टेड हो रहे हो इसके ज़रिए, क्योंकि आपको ये भी पता है ना कि जो बिज़नेस हम कर जो भी होता है, उसका बहुत सारा हिस्सा आप आउटसोर्स कर रहे होते हो, यानी आप दूसरे लोगों से उसका काम करा रहे होते हो, तो इस तरह भी आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जब आप कनेक्टेड हो रहे हो। फिर आपका एक और बड़ी इसमें बात आ गई एंटरटेनमेंट की, कि आप गेम से लेकर हर तरह की चीज़ जो है, म्यूज़िक हो गया, मूवीज़ हो गई, हर तरह की एंटरटेनमेंट आपको मिलती है। जो कि अब आप देखिए बहुत से लोग जो हैं इवन आप अगर अपने अपने आप को शेप में रखने के लिए आप एक्सरसाइज भी करते हो ना, तो पीपल आर गोइंग टू हैव सम एब्स देयर और उसके साथ-साथ वो एक्सरसाइज हो रही है और काम कर रही हैं। यानी कि इसके बगैर हम पता नहीं, जैसे बंदा कहता है ना खुदा ना खास्ता फौत ही हो जाएँगे कि हमें इंटरनेट नहीं मिला। लेकिन सुकून कल हुआ सब लोगों को, क्योंकि जिन लोगों के था ना यूपीएस के ऊपर जैसे आपने लगाया हुआ इंटरनेट कनेक्शन, ज़ाहिर बात है कि बिजली निकल जाएगी, उन लोगों का बात कर रही हूँ। बिजली नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? और कल सबसे ज़्यादा पता है क्या पैनिक हुआ था? जो एक-दूसरे को लोग मैसेजेस कर रहे थे। वो कहते थे, "ओए होए! मेरा तो फ़ोन नहीं चार्ज हुआ हुआ था।" ठीक है? यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन के बगैर क्या बनेगा आपका आप सोचिए, कि आप जो है वो किस तरह से करेंगे? तो ये कल ही आपने देखा है सीन। ज़्यादातर मुझे नहीं मालूम आपका कितना इंटेंसिटी थी, लेकिन लाहौर में तो काफ़ी मैंने देखा है यहाँ पर था। कराची के बहुत ज़्यादा हिस्सों में था, ये मैं सुन रही थी न्यूज़ भी। इसके बाद ये आपके ब वही एडवांटेजेज़ अभी मैंने आपको बता दिया है, अपने फ्रेंड रिलेटिव से मिलते हैं, स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ इकट्ठे कर सकते हैं, एडवांटेजेज़ है, आप लोग जो है दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हो, आप जिसे कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स यानी जो अपना बिज़नेस करते हैं लोग, उससे इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेजेज़ ये है कि सबसे ज़्यादा आप एडिक्टेड हो जाते हो, ठीक है? हर वक़्त आप इसको साइट्स के ऊपर होते हो, उसको यानी टाइम वेस्ट करते रहते हो, अपनी फैमिलीज़ को नेग्लेक्ट कर लेते हो, वर्चुअल वर्ल्ड आपकी बन गई है और कुछ साइट्स जो हैं वो सेफ नहीं होती, आप वहाँ उसको इस्तेमाल करें। फिर आपको ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत ही कॉमन ये चीज़ है, ठीक है? गलत प्रोफ़ाइल बनाकर एक बड़े से मोटे से अंकल होते हैं, लड़की का तस्वीर लगाकर बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और इसी तरह ही पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि फ़ॉल्स प्रोफ़ाइल जो है उसका यूज़ कर रहे होते हैं और इमेजिनरी वर्ल्ड है और क्रिमिनल्स के लिए और थेफ्ट के लिए और जिसे कहते हैं ना बड़े-बड़े जो अ, होती हैं
प्लान्ड थेफ्ट होते हैं, उसके उसका काम सारा इंटरनेट के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है? ब्लॉग्स क्या है? सिर्फ ब्लॉग्स आर कॉल्ड वेब ब्लॉग्स, वेब बेस्ड जर्नल हैं, रिसालों की तरह हैं, ठीक है? और इस पे आप पोस्ट करते हो और जो लोग ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करते हैं या ब्लॉग को चला रहे होते हैं, हम उन्हें ब्लॉगर्स कहते हैं, ठीक है? और एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। 1999 से ये सिस्टम शुरू हुआ था और लोगों ने इसको पर्सनल और बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए शुरू किया था। फिर आपने ये देखा है कि जो ब्लॉग है इसका प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि आप कोई कुछ मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ब्लॉग्स लोगों ने बनाए हैं जिसमें कि अपनी चीज़ें बेचने से लेकर आप अगर कोई रिसर्चर है या कोई एक्सपेरिमेंट करता है, वो भी अपना ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करता है, उससे वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये एक तरीका लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है? और अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स को करते हैं इस तरह अपनी पसंद की चीज़ों पर जैसे आर्ट का ब्लॉग है और इसी तरह आपकी फ़ोटोग्राफ़ी वाले लोगों का ब्लॉग बना हुआ है। जो आपके हैं पोएट्स लोग हैं, उनके ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो इस तरह जो है या कुछ लोग अपने लिख कर जैसे राइट अप्स होते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं। तो ब्लॉग्स जो हैं, एक इंटरेस्ट के लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है। यहाँ पर ये है कि आप फिर वही ये इतनी डिटेल आपको नहीं आएगी। हर नई पोस्ट जो है आपने डालनी है तो आप क्लिक करते हो पब्लिश पर, ऐड करते हो कंटेंट और पब्लिश करते हो तो पब्लिश हो जाती है। आप सबको इस चीज़ का पता ही है। और इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको फ़ौरन के फ़ौरन फीडबैक मिलता है, पैसे नहीं आपके लगते, आप उसे ईज़िली मेंटेन कर सकते हो, कुछ मिनट्स में अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर लिखा है, ठीक है? और रेगुलरली अपडेटेड होते रहते हैं। इसमें ये था एक-दूसरे की फीलिंग्स, एक-दूसरे की एप्टीट्यूड जो है उसको कैटर करते हैं ये। फिर आपने ब्लॉगिंग क्या है? आर्ट ऑफ पोस्टिंग अ ब्लॉग ऑन अ ब्लॉग। ब्लॉगर क्या है? एक पर्सन जो कि उसके लिए लिखता है और ब्लॉगोस्फियर कहते हैं वो कम्युनिटी, वो लोग जो कि उस ब्लॉग के ऊपर हैं, ब्लॉगर या यानी ब्लॉगर्स कह लें आप। वो एक कम्युनिटी बन जाती है, उसको ब्लॉगोस्फियर कहते हैं। कुछ ब्लॉग्स के नाम लिखिए, पर्सनल है, पर्सनल यूज़ के लिए, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं। बाय जॉनरा, जॉनरा का मतलब है किस किस्म, जॉनरा मीन किस्म। आर्ट का ब्लॉग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फोटो ब्लॉग, आर्ट ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग, एमपी3 जितने भी हैं, म्यूज़िक ब्लॉग्स हैं। तो ये सारे ब्लॉग्स जो हैं, आप इसकी पहचान करते हो उनका स्पेशी, किस्म देखकर, जॉनरा देखकर। इसके बाद डिवाइस जिसे आप कहते हैं कि आपका ये जो है जिसे कहते हैं ना मॉब्लॉग है और इसके अलावा एक माइक्रो ब्लॉगिंग भी होती है जो बहुत ही छोटी-छोटी पोस्ट होती है, वो आप डाल देते हो, ठीक है? तो ये डिवाइस मीन किस के साथ आपने क्रिएट किया है, डिवाइस किसके ऊपर लिखते हो, ठीक है? पॉडकास्टिंग ये मैं आपको वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है। पॉडकास्टिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपने अगर कोई बनाते हैं, आप वीडियो बनाकर इसे यूट्यूब पे अवेलेबल कर देते हो, ठीक है? पहले पॉडकास्टिंग जो थी इसे आप ऑडियो क्लाउड सिर्फ़ कहते थे, सिर्फ़ आवाज़ जाती थी, लेकिन अब वीडियो भी इस्तेमाल में आ गई है। आप इस पर अपना करते हो और पॉडकास्ट का सिर्फ़ ये फ़र्क है कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप उसकी जैसे होती है ना जैसे कुछ सीज़न्स होते हैं, उसकी सारी अलग-अलग एपिसोड्स आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पॉडकास्ट पे एपिसोड वाइज़ अगर नया एपिसोड आता है, तो आपको वो अवेलेबल हो जाता है आपके डिवाइस के ऊपर। उसकी मिसाल ये है कि जैसे मैं एक पॉडकास्ट है, जैसे मैं फॉर इंस्टेंस आई वांट टू नो अबाउट फुटबॉल तो मैं उसके साथ उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। जब भी नई कोई न्यूज़ आएगी, लेटेस्ट आएगी, वो मेरे डिवाइस के ऊपर खुद ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? और डाउनलोड हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि मुझे अ, ऑफ़लाइन भी मिल जाएगी। समझ गए बात को? इसका ये फ़ायदा, आपको ऑफ़लाइन भी मिल जाएगी। तो जो लोग नहीं पहुँच सकते कहीं पर, कोई आने से रह जाते हैं, किसी ने अपना कोई रिकॉर्ड इंटरव्यू कराना था, कोई टीचर नहीं आ सका, इंस्ट्रक्टर, तो वो अपनी पॉडकास्ट जो है डिलीवर कर देते हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल कर देते हैं, वो आपको क्लाउड पे यानी मिल जाती है। उसके एडवांटेजेज़ है, कन्वीनियंस है, ईज़ी रीच है, लेकिन डिसएडवांटेजेज़ है, इसके ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लोग जो हैं, वो इसको मिसयूज़ करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है? और प्रोडक्टिविटी उनकी गिर जाएगी। इसके बाद डिस्कशन बोर्ड है, ये भी आपको मुझे उम्मीद है आपको पेपर में कुछ नहीं पूछेगा। डिस्कशन बोर्ड जो है वो एक इंटरनेट चैट फोरम्स है और डिस्कशन बोर्ड में क्या होता है कि आपको मज़ीद
मेन टॉपिक से सब टॉपिक्स पर आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे आपके तमाम टीचर्स जो हैं वो भी जैसे कोई बायोलॉजी से पढ़ाता है या कोई अकाउंटिंग पढ़ाता है तो वो इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं उनको उनके साथ राब्ता करते हैं इसके जरिए। मॉडरेटर जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर उसको या मॉडरेटर उसका टेक केयर करता है सारी कि क्या इसके अंदर है। और जो अनमॉडरेटेड है उसमें आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और डिस्कशन जो है वो कहीं भी यानी आप टारगेट पे स्टे ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जितने भी लोग मेंबर्स हैं उस पे कोई लिमिट नहीं है, थ्रेड्स का लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बातें आप करें, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई अगर कोई पर्सन स्पैमर या कोई हैकर इसके अंदर आ जाता है और सारे थ्रेड को खराब कर देता है तो सारी इंफॉर्मेशन पीछे से खराब हो जाती है। मैं आपको फिर भी एक बात कर रही हूँ कि ये आपको पेपर में नहीं आएगा बिकॉज इट इज टू मच। ये वाला आपको जरूर आएगा, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, ये आपको पता है। एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये डेफिनेशन याद कर लो। और आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता रही क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है। फोन के ऊपर आपको कुछ तो पैकेज होते हैं, कुछ आपको पेमेंट होती है। हाँ, एक सवाल जरूर आया था कि टेक्स्ट मैसेज से की निस्बत जो आपका जो इंस्टेंट मैसेज होता है जैसे व्हाट्सएप वगैरह, कौन सा ज्यादा चीपर है, इकोनॉमिकल? तो आपका जवाब था इंस्टेंट वाला, क्योंकि इंस्टेंट जो मैसेजिंग है वो चीपर पड़ती है। क्योंकि आपने इसलिए तो इंटरनेट नहीं लिया ना कि सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है। आपका इंटरनेट जो है वो तो बहुत से काम कर रहा होता है, तो आपके तो बिल्कुल पैसे नहीं लगते। लेकिन जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उसका चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया? बस ये आपने अगर चाहेंगे तो रीड कर लीजिएगा इसको। ये इंस्टेंट मैसेजेस भी आ गया, कॉस्ट सेविंग है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना दो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इसको छोड़ देते हैं, हम ईमेल पे आते हैं। ईमेल का कोई पॉइंट मत छोड़िएगा, ईमेल सारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो आप इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों के जरिए आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको इंटरनेट क्या है? कंपनी के अंदर का, कंपनी के लोग कनेक्टेड हैं। और इंटरनेट है दुनिया में कोई भी किसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात आपने देखनी है, इसमें लिखा है कि जैसे कि आम ट्रेडिशनल पोस्ट होती है जिसमें कि खत आप भेजते हो, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, ठीक है। ये आपको लाइन नजर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। फिर आपको एक सवाल आ सकता है ईमेल एड्रेस के ऊपर। आपका ईमेल एड्रेस जो होगा वो आपको बताएगा, जैसे ये लिखा है name@gmail.com, फिर name@hotmail.com या yahoo.com। इस पर वो आपको गलत लिख कर देता है। मिसाल तो नेम की बजाय अगर आपने 1000 BC क्वेश्चन देखो या इसकी बुक के एंड में जो सवाल है वो सारे कर लेना। और फिर मैं आपसे कहूंगी जब ये सवाल करोगे तो उसमें पॉडकास्टिंग और डिस्कशन बोर्ड को निकाल सकते हो, इस पर आपको सवाल नहीं आएंगे इंशाल्लाह। आप बाकी वाले पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है। और सबसे ज्यादा ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस देख लेना। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर उसका नाम आई डोंट नो कुछ लिखा हुआ है, पर्सन का नाम है जैसे किसी का नाम है अहमद इम्तियाज मसलन, तो अहमद इम्तियाज @gmail.com इस तरह से आएगा। अब वो क्या करेगा, अहमद @ फिर इम्तियाज लिखेगा, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि कौन से वाला ठीक है। ठीक हो गया। और इसको यहाँ पर उसने सिंपल आपको तरीका जो बताया है वो सारा यही है कि सेंड का बटन आप दबाते हो तो आप ईमेल जो है आपकी चली जाती है। और ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर वो बटन मौजूद है, जैसे ही आप पेज खोलते हो उसका, जाहिर है उसका एक आप यूजर नेम और पासवर्ड आप देते हो, तभी आपकी एक्सेस उसके ऊपर होती है। और मैंने भी आपको बताया कि दुनिया में कोई कंप्यूटर जो कि इस सर्विस को दे रहा है वो वहां पर आपका चला जाता है, उसके ऊपर आपका यानी पड़ा रहता है जब तक कि आप डिलीट नहीं करते। और जिसका एड्रेस आपने दिया है उसको वहां पर उससे चला जाता है, यानी सर्वर से लिखा है ना, इट कैन फेच, फेच मीन लेकर आना। तो नई ईमेल जब आती है तो आपको आपके कंप्यूटर पे दिखाई देती है इसी सिस्टम के जरिए, आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। और आपकी ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको ईमेल वहां पर आ जाती है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है और ईमेल आपके पास आ जाती है। और सारे ही उसके ऊपर आपकी, और यहाँ पे लिखा है
कि आप अपने ईमेल को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो, और या फिर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी ब्राउजर्स के नाम दिए ना, क्रोम, सफारी आपने पीछे भी पढ़े हैं, आप उनके ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ये है सिंक्रोनाइजिंग ईमेल का मतलब है, ये आपको वैसे ही पता है, सिंक कर रहा होता है, डेटा सिंक कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही ईमेल सिंक करती है। आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट हर चीज़ पे आ जाती है, और इसी तरह ही सिंक करती है। जब आप उसको पढ़ लेते हो तो वो आपको पता चल जाता है ये पढ़ी हुई है, डिलीट कर देते हो, ठीक है? और इसके अलावा अभी और भी कुछ देखते हैं, 2-3 चीज़ें इसमें समझेंगे हम। ये सारा तरीका लिखा है मेल को सेंड करने का। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको मैं आपको बताने की कुछ ज़रूरत है। आप एक नए बटन प्रेस करते, न्यू मैसेज आता है ना? आपने प्रेस किया। उस पर आपने ईमेल एड्रेस डाला, सब्जेक्ट लाइन भरी, ठीक है? मैसेज लिखा और फिर आप उसको सेंड कर देते हो। ये तरीका है बस इसका। इसमें कोई बात नहीं है, अटैचमेंट करनी है, ऊपर आपको अटैचमेंट का बटन आता है और वो आपको पूछता है वहाँ पर कि ये बहुत पहले का एक बना हुआ फॉर्मेट है इस बुक के ऊपर, ये आपका डिफरेंट होगा, याहू का डिफरेंट है, आपका जो आउटलुक वालों का डिफरेंट होता है पेज। तो इस तरह से, लेकिन बातें एक ही, सबका मतलब एक ही होता है। और फाइल अटैच करने का तरीका, पहले तो कंप्यूटर से ही देते थे, अब वो फाइल अटैच करने से पूछते हैं कहाँ से करनी है, क्लाउड से करनी है कि आपने अपने कंप्यूटर से करनी है। तो फिर आप अटैच करते हो और क्लिक करते हो तो वो अटैच हो जाती है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हाँ, जो ज़रूरी आपको बात बतानी है, बहुत ज़रूरी, वो ये है कि आप जब आप क्लोज़ कर देते हो, इसका मतलब है ईमेल डिलीट नहीं हुई, अभी अवेलेबल है, आप दोबारा पढ़ सकते हो। एक आपको ऑप्शन आती है रिप्लाई की, एक आती है रिप्लाई ऑल की। इसमें क्या फ़र्क होगा? अगर जिस पर्सन ने आपको ईमेल भेजी है, अगर आप उस पे रिप्लाई करते हो, से उसने 4 और लोगों को भी भेजी है, लेकिन आप सिर्फ़ रिप्लाई उसको करना चाहते हो, तो आप रिप्लाई पे करेंगे और उस सेंडर को अ, मिल जाएगी आपका जवाब। ठीक हो गया? और उसपे लिखा है कि आपका मैसेज प्रीफ़िक्स्ड का मतलब है, उस प्रीफ़िक्स होता है जो साउंड होती है, लफ्ज़ की पहली साउंड, उसपे री आ जाएगा। तो आप उसको क्या करते हो? यानी ये उसका जवाब आप दे भेज रहे होते हो। अगर आप रिप्लाई ऑल कर दोगे, तो उस पर्सन ने और भी जितने लोगों को ईमेल की हुई थी, उन सबको आपका जवाब चला जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि आप सबको कहीं जवाब ना दे दो। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इस चीज़ का आप ध्यान करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है फॉरवर्ड। अब क्या है कि पर्सन ए ने आपको भेजी है, आप बी हैं। आप उसी ईमेल को फॉरवर्ड करना चाहते हो पर्सन सी को, तो आप क्लिक करोगे तो फॉरवर्ड की ऑप्शन आएगी, FWD, आप उस पे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है? और वहाँ पर FWD प्रीफिक्स्ड यानी ये लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाएगा कि ये आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके लिए आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान करनी है कि जब भी आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे होते हो ईमेल, तो आप ज़हन में रखिए कि जिस पर्सन ने आपको की थी, ए पर्सन ने आपको बी को की थी, तो ए पर्सन का जो ईमेल आईडी है वो शेयर हो जाएगा उस सी के साथ। तो अगर ये चीज़ आप समझते हैं कि इट्स अ मैटर कि आप इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते या नहीं बताना चाहते, तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है। और ये मज़ीद बुक्स में लिखा होता है कि उसका तरीका ये है कि आपने जो भी अटैचमेंट, अगर से उसने कोई रिपोर्ट आपको भेजी हुई है, आप रिपोर्ट चाहते हैं वो भी पढ़ ले, तो आप क्या करते हो? आप रिपोर्ट को पहले वहाँ से डाउनलोड कर लो और वहाँ से उसको अटैच करके भेज दो अपने नाम से, फ्रेश न्यू मैसेज बनाकर। ठीक है? और इस तरह आप बाज़-औक़ात किसी का सीक्रेट जो होता है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही जो है अनप्रोफ़ेशनल होता है। ये चीज़ इसके अंदर है, ठीक है? और इसके बाद है यहाँ पे, या डिलीट कर देते हो तो डिलीट हो जाती है। इसके अलावा आपके पास कुछ वहाँ पे स्पैम फ़िल्टर आपके पास है, या आपका जो है जैसे लिखा है ना क्वारंटीन पीरियोडिकली, क्वारंटीन का लफ्ज़ तो आप पूरे लॉकडाउन में सुनते रहे हो, यानी उसको सेपरेट कर देते हैं और फिर वो आपके ऐसे फ़ोल्डर में चली जाती है जैसे जंक फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर चली जाती है उन लोगों की ईमेल जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होते। ठीक है? या आपको पहले कोई आपकी उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई होती। अटैचमेंट का आपको तरीका मैंने बता दिया है कि आप अटैचमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ से लोकेट कर दो, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि कहाँ से आप लेके आओगे, जैसे
क्लाउड स्टोरेज है कोई, वहाँ से आपने करनी है, आप अटैच करोगे, वो बाजू का थोड़ी फाइल बड़ी हो, थोड़ा टाइम लेती है, अटैच हो जाती है, तो आप सेंड कर देते हो। फिर आपको याद रखना है यहाँ पर फ़ोल्डर्स के नाम, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स होते हैं ज़्यादातर, उनमें इनबॉक्स है। इनबॉक्स वो है जिसके अंदर आपको क्या मिलती है? आपको ईमेल आती है। एक आउटबॉक्स है जो आपकी यानी सेंट, सेंट मीन जो आपने ईमेल्स भेजी हैं। जंक क्या है या स्पैम ये है जिसमें कि वो वाले लोगों की ईमेल्स आ जाती हैं जो आपने नहीं आप उनको जानते। और एक डिलीटेड फ़ोल्डर है, जिस ईमेल को पढ़ने के बाद आप डिलीट कर देते हो, वो डिलीटेड फ़ोल्डर में कुछ देर वहाँ पे रहती है और फिर कुछ पीरियड के बाद, स्पेसिफिक पीरियड के बाद वहाँ से डिलीट हो जाती है। फिर आपका एक ड्राफ्ट फ़ोल्डर होता है, इसका ये फ़ायदा है कि बाद इसके 2 तरह से आप यूज़ करते हो। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम कोई ईमेल कर रहे होते हैं, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएँ इंटरनेट से, तो वो ड्राफ्ट फ़ोल्डर में पड़ी होती है, आप जितनी लिखी होती है दोबारा रिकवर कर सकते हो। दूसरा उसका एडवांटेज आपको ये बताया गया है कि जो ड्राफ्ट फ़ोल्डर होता है, उसमें आप एक ऐसी ईमेल से आपको बहुत ही कोई ईमेल आई है जिसकी वज़ह से आपको बहुत गुस्सा आ गया है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, उसका आप फ़ौरन जवाब लिखना चाहते हो, तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस ये हैं आपके लिए कि आप वो ईमेल का मैसेज बनाकर अभी ड्राफ्ट फ़ोल्डर में रखो, अभी उसको मत भेजो, अभी कुछ देर के बाद जब आपको थोड़ा-सा आप बैलेंस हो जाएँ, तो आप चेक करें कि डू यू फील लाइक सेंडिंग इट एज़ इट इज़? आप चाहते हो कि ऐसे ही चली जाए? तो बाज़ वक़्त आपका मूड चेंज हो जाता है, तो आप उसको बदल भी सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपका है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कुछ फ़ोल्डर्स आप पर्सनलाइज़्ड अपने फ़ोल्डर्स जो मर्ज़ी नाम दे दो, वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्लाइंट का है, कोई रिपोर्ट्स का एक बना लो, सप्लायर लिखा हुआ है, कोई भी, ये जो नाम लिखे हुए हैं, इनमें आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये नाम जो लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ोल्डर भी बना सकते हो। इवन आपका ईमेल पेज जो होता है, वो भी आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जितने भी प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, उनका ईमेल पेज उसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने अपना जो होता है, अपना सिग्नेचर उसको उन्होंने करके ना स्कैन करके वहाँ पे रखा होता है। उनके तमाम नीचे कंपनी के एड्रेसेस, डेज़िग्नेशन वग़ैरह होता है, तो ऑटोमेटिकली वही वाला हर ईमेल में चला जाता है। ईमेल के बेनिफिट इज़ समथिंग वेरी ईज़ी, ऑडिट ट्रेल मेंटेन होती है, ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे कन्वर्सेशन लोगों की पड़ी रहती है वहाँ पर। इसके बाद इंस्टेंटेनियस है, फ़ौरन के फ़ौरन दुनिया के किसी कोने में खबर चली जाती है, ठीक है? और एनी टाइम अ पर्सन अपनी कन्वीनियंस पे ईमेल को एक्सेस कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपके हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं और आपने उनका ईमेल अकाउंट यानी आपके वेबसाइट वालों ने, वेब होस्ट ने दिया हुआ है, तो आप इतने लोगों को एक ही वक़्त में मैसेज दे देते हो, रादर कि आप उनको कोरियर के थ्रू खत लिखें, इसका ये मतलब है। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ईज़ी है, लो कॉस्ट है और फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हर वो चीज़ है जो फ़ज़ा को ख़राब नहीं करती। मसलन पॉल्यूशन फैलाना। अब क्या है कि आप पेपरलेस वर्क करते हो। अगर आप समझते हैं कि पेपर पर आप ख़त भेजेंगे, तो पेपर जो है उसको एक तो आपने पेपर यूज़ किया, किसी वक़्त वो ज़ाया होगा। नंबर 2 जितने पेपर हम यूज़ करते हैं उतने दरख़्त कटते हैं। तो हर तरह से आप समझ लें कि ये हमारे लिए क्या है और दरख़्त भी कटते हैं और पेपर के बनने में मशीनें चलती हैं। ठीक है? और सारी पॉल्यूशन होती है इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये एक चीज़ इसमें आ गई। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी ये बाज़-औक़ात आपको डिसीज़न फ़ेस टू फ़ेस करना होता है, वहाँ नहीं ईमेल भेज सकते, पता नहीं कब कोई खोले, ठीक है? कभी-कभार बैड न्यूज़ मैसेजेस के लिए ये गलत होता है इसको इस्तेमाल करना। आप बेहतर है कि आप बात कर लें। अगर ईमेल मैसेज बुरा बना हुआ है, किसी को नहीं अच्छी लिखनी आती तो बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है। फिर ईमेल में नॉन वर्बल मैसेज ज़ाहिर नहीं जाएगा, लिखी हुई चीज़ है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सबसे बड़ा मसला आता है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग इन सम ज्यूरिसडिक्शंस। ज्यूरिसडिक्शन मीन कानून। कुछ कवानीन इलाकों के कवानीन में आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो नहीं चलता। आपको हाथ से सिग्नेचर करना होता है। तो इसलिए आप हर खत ऐसे नहीं भेज सकते। ठीक है? ईमेल बहुत ज़्यादा आ जाती हैं,
बिजी लोगों को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते टाइम को कि वो ईमेल कब पढ़ेंगे, वो ईमेल ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। फिर स्पैम, एक आपके बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स आ जाती हैं, ठीक है, और वो आप जंक में पड़ी होती हैं और हो सकता है किसी वक्त काम की भी कोई चीज हो लेकिन आपको बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा ईमेल्स में कैरी सम अटैचमेंट्स जो कि असल में प्रोग्राम्स हैं, वायरसेस हैं, जो कि आपके सिस्टम्स को चोक कर सकते हैं। तो किसी भी ईमेल को जो अननोन होती है उसको मत खोलें, ये इसलिए कि आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। ठीक हो गया? इसके बाद ये आपने छोड़ दें ये पॉइंट, इसमें लिखा है कौन से वाला अ, आप यूज करेंगे, ये वैसे ही ऐड हुआ है। ईमेल एटिकेट, ईमेल एटिकेट कुछ मैंने आपको बता दिए। एक तो मैंने ये बताया कि किसी की फॉरवर्ड ना करें, चीजें फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप ध्यान से कोई चीज आप भेजें किसी को, क्योंकि ये परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा उसके पास। ये लिखा है कि जब अपसेट एंग्री हो मत भेजे, ड्राफ्ट में रखते हैं, बता दिया आपको मैंने। आप जितने भी लोगों को ईमेल एक एक ईमेल सबको भेज रहे हो तो ये चेक कर लो कि हर बंदे के लिए ये मैसेज अप्रोप्रिएट है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको आपने इस तरह भेज दिया है तो उसको समझ नहीं आई या उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं थी या इररेलेवेंट थी उसके लिए, ठीक है। और फिर ये लिखा है कि आप का तरीका ये है कि पर्सन का जो एड्रेस होता है ना उसको पकड़ के यानी रखिए, अभी रोक लें, जब तक कि सारा कुछ ना लिख लो, क्लियर कर लो कि हाँ मैंने सब कुछ डाल दिया है, मेरी ईमेल बिल्कुल सही है, फिर उस पर ईमेल एड्रेस डालो और फिर सेंड करो, क्योंकि बाजूकात आपका हाथ लग जाए वो सेंड हो जाए तो वो भी गलत होता है। इसके बाद ये अनसिक्योर होती है, फिर वही आपके सिस्टम उसको जो है कोई हैक हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई और चुरा सकता है, ईमेल जो आपने की किसी को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्पेशली, ठीक है। और आपने रिप्लाई ऑल नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड सबको नहीं करना। और इसके अलावा यह लिखा है कि सरकाज़्म एंड ह्यूमर, सरकाज़्म एंड ह्यूमर का मतलब है ऐसा मजाक या तंज करना जो किसी को बुरा लगे, इसका ध्यान करें। जोक्स मत कट करें लोगों पर, ये लिखा हुआ है। और सारे ही लफ्ज यहाँ पे लिखा है, कैपिटल मत लिखिएगा। इट सीम्स लाइक समथिंग शाउटिंग, पेज शाउट पे आपके वर्ड्स शाउट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कुछ ईमेल्स होती हैं जो सोलिसिटेड है, यानी जो आपने मंगवाई हैं। कुछ ऐसी हैं जो अनसोलिसिटेड ईमेल्स हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो आ जाती हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कुछ बाज़-औक़ात लोग बड़ी-बड़ी अटैचमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच कर देते हैं। उसके लिए वो कहता है ऐसा मत करो, ये बहुत ही अगेन अनप्रोफेशनल होता है। तो तरीका क्या है, या तो आप उसको पहले इन्फॉर्म कर दो कि आप इसको अटैचमेंट को भेज रहे हो, या आप उसको पार्ट्स भी कर सकते हो उसके, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि ईमेल सर्वर्स हैव फायरवॉल्स व्हिच इज सिक्योरिटी डिवाइस, ये आप नाम याद रखिएगा। ये जो आपका है ना, ये इस तरह के एमसीक्यूज में पूछ लेता है। सिक्योरिटी डिवाइस दैट लिमिट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ इंडिविजुअल ईमेल, ये उसका काम है, उसकी साइज को लिमिट करती है, और द साइज ऑफ यूजर्स इनबॉक्स उसको लिमिट कर देती है। तो ये आपने इसमें देखा। और फिर वही है कि सिंपल करें आप, बहुत ही इंट्रिकेट कलर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कलर्स और फॉन्ट साइज और बहुत कुछ डालोगे ईमेल में तो वो क्लटर बन जाएगा, यानी बेतरतीब लगेगा। ठीक हो गया? बस ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है ईमेल। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपने क्या पढ़ना है, सिर्फ ये आप देखिएगा एक तो डेफिनेशन, डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे लोग हैं जो मीट करना चाहते हैं, ये आपने इसमें देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बहुत सारी कंपनीज अपनी बाहर के लोगों के साथ राब्ते में रहती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस ने बहुत आसान कर दिया है लोगों का, ना सिर्फ कि एक पूरा डिवाइस है, इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि आपका एक होता है जिसे कंसोल कहते हो, उसमें सब कुछ है, कैमरा, आपको ऑडियो, वीडियो सब कुछ है। लेकिन बाज़-औक़ात आप अपने पीसी को, कंप्यूटर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अगेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इससे ट्रैवल कॉस्ट कम होती है, रिस्क कम होता है, किसी के हेल्थ के लिए अच्छा है कि वो अपने मुल्क में ही रहे, हम अपने मुल्क में रहें और बातचीत कर लें। और थोड़े से टाइम के लिए जब आपने मीटिंग कॉल करनी हो
से आप 1 घंटे का आपके पास मार्जिन है, तो दुनिया के हर कोने से आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ठीक हो गया? ये इसमें हम देखा देखा लिखा हुआ है सारा। फिर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये देखा है कि या तो आप अब ये खैर ये कोई जो भी चीज़ें लिखी हैं आउटडेटेड है। अब आप पूरी फुल मोशन आप पिक्चर्स आपकी जाती हैं, दूसरों की आप पर आती हैं, बिल्कुल ये आम सी बात है। और अगर आपने इसको थोड़ा-सा यानी आपको जिनको क्लियर आइडिया नहीं है, वो आप देखो कि जब आप एंकर देखते हो ना, कनेक्टेड होता है लोगों के साथ, उसकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम जब लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो सामने स्क्रीन के ऊपर तमाम स्टेशन से लोग जितने कनेक्टेड हैं, वो आपको नज़र आते हैं। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा में आपने कभी देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरा किसी शॉप पे लगा है, तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ-जहाँ से उसने कैमरे के व्यूज़ ले रहा होता है, वो सारे नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए आपको कुछ इनपुट डिवाइसेज़ हैं, यूज़ करते हो, कुछ आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। ज़ाहिर-सी बात है इनपुट कैमरा होगा और आपका माइक होगा और आपका आउटपुट डिवाइस होगा, जो वो भी आपका स्पीकर है, हेडफ़ोन है, ठीक है? ये इसके अंदर है और किस सिस्टम से तुम जुड़ जाते हो, कंसोल या पीसी यूज़ करते हो। इतना बहुत डिटेल नहीं आपको आएगा इस पर, लेकिन सिर्फ़ आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चली जाती है, कॉस्ट आपकी कम हो रही है, रियल टाइम गुफ्तगू करते हो और ये कहा गया है कि 80% कम्युनिकेशन हम नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू इसमें भेज देते हैं। ठीक है? शॉर्ट नोटिस मीटिंग है, अपना डेस्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने ही कंप्यूटर से बात कर सकते हो। दूर बैठकर अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस अब बहुत सारे लोगों ने घरों से बैठ के काम किया है, तो आप क्या करते हो टेलीकम्यूट करते हो, आप काम घर से करते हो। इससे वो कहता है वर्क लाइफ बैलेंस आ रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि बहुत से लोग जब घरों में आके काम कर लेते हैं, कुछ हिस्सा काम का घर ले आते हैं, तो अपने घर को भी टाइम देते हैं। इसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस या इसे वर्क लाइफ इक्वेशन भी कहते हैं। और हायरिंग लोगों की आसान हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों से इंटरव्यू ले लेते हो, उनकी रिटेंशन यानी वो अच्छे लोग आप हायर कर लेते हो, उनको रखते भी हो, ठीक है? अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब है कि आपने हायरिंग के प्रोसेस में और इसका बहुत ही ज्योग्राफिकल स्कोप है, दुनिया में से कहीं भी तुम अपने रिक्वायर्ड पर्सन को हायर कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद लेकिन ये है कि इसका जो है अ, बहुत ज़्यादा शेयरिंग है नॉलेज की, आप जल्दी डिसीज़न कर सकते हो, लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो। लेकिन इसकी लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या आता है, आई कॉन्टैक्ट आपको अक्सर लोगों को लगता है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन हो रहा, जबकि हो रहा होता है। एक ये प्रॉब्लम आती है सही तरह आप उसको नहीं बता सकते कि कोई आपसे कर रहा है आई कॉन्टैक्ट के लिए। नंबर 2 कुछ लोग अपीयरेंस कॉन्शियस होते हैं। उनको जब पता है कि मुझे यहाँ आगे भी लिखा है कि कैमरा मेरे पे पड़ रहा है और जब उनको ये पता चलता है ना कि कैमरा ना सिर्फ पड़ रहा है उनके ऊपर बल्कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो वो एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं और वो एंग्जायटी की वजह से उनकी जो असल परफॉर्मेंस होती है ना, वो इम्पेयर हो जाती है। यहाँ लफ्ज़ इम्पेयर आया है, यानी खराब हो जाती है। वो क्या बोलते हैं उर्दू में कहते हैं इम्पेयर को माज़ूर हो जाती है, ठीक है? उसके बाद है टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं हो सकती, बाज़ औक़ात डिस्कनेक्ट हो जाती है। कनेक्शन फ़र्क होते हैं, बैंडविड्थ अलग-अलग होती है, ट्रांसफ़र जो डेटा रेट है फ़र्क होता है। इसके अलावा ये भी है कि कुछ जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप इतने सिस्टम को नहीं चला सकते। और लास्ट है कि आपको एंग्ज़ायटी जब होती है बहुत ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की वजह से, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं और आपकी सोशल वेल-बीइंग यानी आपकी लोगों से भी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जनाब आपका ये पूरा ख़त्म हो गया है और इसमें आपने ईमेल को दोहरा लें, वीडियो कॉन्फ्रेंस को दोहरा लें, इंटरनेट क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, आपका यानी एड्रेस, फिर आपका आईएसपीज़ कौन होते हैं और आईपी एड्रेस कितने डिजिट्स का होता है, वेबसाइट क्या चीज़ है, वेब होस्ट कौन होता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और अप टाइम परसेंटेज, डाउन टाइम परसेंटेज को पढ़ लो अच्छी तरह, ये क्या चीज़ है, ठीक है? क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, सर्वर क्या चीज़ है, ये देख लो। अ, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, फिर हाइपर जो लिंक्स हैं वो क्या होते हैं, एचटीएमएल क्या है, बस और आपके जो हैं और आपने क्या देखा था एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको। आई होप कि आपको फ़ायदा हो गया होगा।
पहले भी पढ़ा था आपने, ठीक है? आप इंशाल्लाह अब आपकी लास्ट डे मेरा होगा आपके साथ फ्राइडे को, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको गाइड करके और आपको बहुत कुछ ऐसे जैसे ये सारे टॉपिक्स जो कि इंक्लूड हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पास नहीं हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।